everyone. Hi, this is Mitali and I welcome you all in today's session. Welcome to eVidyarthi. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ. अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? Now we people are going to start with animal husbandry. क्या है? वर्ड थोड़ा सा फनी है पर ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कनेक्ट कर गए हो आप लोग. ठीक है, हमें अब यहाँ पर वो चीज़ पढ़नी है कि आप लोगों ने एक देखा होगा, एक बात देखी होगी और अब से नहीं देखते हुए आ रहे हैं. कब से? जब शायद हमें होश आया है या फिर जब बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे हमारा जो ब्रेकफास्ट है, हमारा जो खाना है, हर जगह पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमें दिए जाते हैं या फिर हम कंज्यूम करते हैं जो कि कहीं ना कहीं एनिमल से हमें मिल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स एक वो चीज़ है जो कि हमारे पैदा होने के साथ ही हमारे साथ शुरू हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एग्स की बात करती हूँ, चिकन की बात करती हूँ, फिश की बात करती हूँ, तो वो भी कुछ ऐसे हमारे मेन फूड आइटम्स हैं जो कि हम डेली बेसिस पे अपने खाने में कंज्यूम करते हैं. ठीक है, सो हैव यू पीपल एवर थॉट कि ये सब शुरू क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्या ये नॉर्मल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो अभी हम उसकी हिस्ट्री पे तो नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हिस्ट्री अभी से स्टार्ट नहीं होती है, ना ही वो जानना हमारा अभी ज़रूरी है. बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन चीज़ों को हम डेली बेसिस पे खाते हैं, क्या वो उतना अच्छा है, उतना साफ़ है, हेल्दी है, क्या अच्छे से उसको रखा जाता है. अगर फॉर एग्जांपल हम दूध पी रहे हैं, ठीक है, तो जिस काऊ से, जिस बफेलो से या बकरी से वो दूध आया है, वो कहाँ रहती है, कैसे उसको रखा जाता है, क्या उसको खिलाया जाता है, क्या वो सड़क पे घूमती हुई कोई गाय है या फिर पूरे एक शेल्टर में और एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव बने हुए हैं जिसमें कि वो काऊ रह रही है अपनी बहुत सारी फेलो काउस के साथ और फिर वो रोज दूध देते हैं. दूध कब देते हैं, क्या वो साल भर दूध देते हैं, ये सब जानना हमें जानना भी चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री में दैट वी पीपल आर गोइंग टू लर्न अबाउट. और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि होता क्या है ये. एनिमल हस्बेंड्री इज दी साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक, यानी कि आपका जितने भी एनिमल्स हैं जिनको हम अपने लाइफ स्टॉक, जिसको हम अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, उनको मैनेज कैसे करना है वो आपको ये बताने वाले हैं. ठीक है, दूसरा होता क्या है इसमें, कौन कौन से एनिमल्स हैं. अगर हम बात करते हैं आप किसके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो, कैटल हो गई यानी कि गाय भैंस हो गई, फिर आपकी गोट्स हो गई. ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग में आपकी फिश आ जाती है, फिश अलग भी होती है, पोल्ट्री में आपका हेन आ जाता है, एग आ जाता है. ठीक है, साथ साथ शीप हो जाता है, फिश हो गया है, बीज हो गए हैं. और अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, डिस्कवरी चैनल आप सबको पता है ना, देखते रहते हो. तो आई ऑल्सो यूज टू वॉच, बट अभी तो नहीं देखती हूँ, अपने बचपन में ही देखती थी. तो मुझे सबसे एक बात याद है कि कोई ऐसा एक जगह है आंध्रा में, आई थिंक आंध्र प्रदेश में ही है या फिर मतलब ईस्टर्न घाट के अराउंड ही कुछ ऐसा था जगह. तो वहाँ पे पीपल यूज टू हैव एंट्स, चींटियाँ. ठीक है, और वो पूरा उसको बनाने का प्रोसेस उसमें दिखाया जा रहा है एंड एवरीथिंग. सो आई थॉट कि अच्छा ये भी होता है. सो इट्स नॉट कि आपको हमने 3-4 चीज़ें बताई है या हमारी बुक में सिर्फ 3 से 4 चीज़ें मेंशन्ड है कि कैटल हो गई या पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया, तो इसके अलावा कुछ नहीं खाया जाता है या नहीं कुक होता है. उसकी इम्पोर्टेंस भी है और उसका एक कल्चर भी है. ठीक है, पर यहाँ पर हम अपने आप को थोड़ा लिमिट करेंगे और देखेंगे कि एनिमल लाइफ स्टॉक को उसको मेंटेन करने की ज़रूरत क्या है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है. ठीक है ना, उनको क्या खिलाया जाता है, उनको किस कंडीशन में रखा जाता है, नई नई ब्रीड्स कैसे करवाई जाती हैं. यानी कि आप लोग देखते होंगे, अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जो कि एनिमल लाइफ स्टॉक से रिलेटेड तो नहीं है, बट हैव यू पीपल सीन कि लोगों के पास जो पेट डॉग्स होते हैं वो हमारे गली में घूमने वाले यानी कि स्ट्रीट डॉग से काफ़ी अलग दिखते हैं. उसका रीज़न क्या है मुझे बताओ ज़रा, कमेंट सेक्शन में बताओ. अगर आपको उसका रीज़न पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि अलग अलग जानवरों को ब्रीडिंग कराई जाती है. फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन का डॉग है, यानी कि जो ब्रीड यहाँ पर नहीं होती है, एक फॉरेन ब्रीड है, और कोई इंडियन डॉग है यानी कि वो कुत्ते या फिर वो जानवर जो कि इंडिया में पाए जाते हैं. ठीक है, हमारे यहाँ की स्पीशीज़ है, तो उनको इंटरब्रीड करवाया जाता है सो दैट वी हैव डिफरेंट और वर्सेटाइल थोड़े ट्रेट्स हमें मिले, अलग अलग वेराइटी वाले हमें जानवर मिले, उनसे हम उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं. क्लियर हो गया? आइडिया समझ आ गया कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो कैटल फार्मिंग इज वन थिंग जो कि हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन.
ओके सो कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पसेस। देखो, गाय भैंसों को जब भी हम उनकी लाइफ स्टॉक की बात करते हैं वो हमेशा आपको दो चीज़ों में याद आएंगी। क्या? एक तो आपके इरिगेशन पर्पसेस, यानी कि आपके एग्रीकल्चर पर्पसेस। जब भी आपने देखा होगा कि बीज बोना है, हल जोतना है ना, तो हम ये सब देखते हैं, वहाँ पर बफेलोज होते हैं, वहाँ पर आपके गाय भैंस सब चल रहा है ना। तो एक तो ये पर्पस हो गया विच आई हैव क्लियरली मेंशन, यहाँ पर मैंने उसे लिखा भी है। दूसरा है दूध के लिए, दूध से बने प्रोडक्ट्स के लिए। प्रोडक्ट तो बाद में आता है, बट सबसे पहला उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो आपकी गाय भैंस है। इसमें हम बकरी को भी यूज़ करते हैं। बकरी का दूध हर जगह पे बहुत कॉमनली नहीं मिलता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। तो गाय भैंस का दूध काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, बिकता भी है, और जो पैकेट में होता है दूध वो भी हमारे इन्हीं सब चीज़ों का होता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो कैटल फार्मिंग की बात हमें करनी है, वो मेनली बात करनी है कि वो दो पर्पस के लिए यूज़ होता है, विच इज़ वन इज़ योर मिल्क, फॉर मिल्क, और उन काउ को या उन बफेलोज को जो कि हम मिल्क के लिए यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है मिल्क एनिमल्स। ठीक है, क्या हम उनको बोलेंगे? वी कॉल देम एज मिल्क एनिमल्स। और इसी तरीके से एग्रीकल्चर वर्क के लिए जिन भी गाय या भैंसों को यूज़ करा जाता है, कैटल्स को यूज़ करा जाता है, उनको हम बोलते हैं ड्रॉट। ठीक है, GHT, ड्रॉट एनिमल्स। तो यहाँ पर हो जाना चाहिए, अभी तक ये दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डू वी हैव एल्स? मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अभी आपको ये समझाती हूँ। सो बेसिकली आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है लैक्टेशन पीरियड पे। लैक्टेशन पीरियड वो टाइम होता है या वो ड्यूरेशन होता है जब आपकी काऊ ने किसी को जन्म दिया, एक काफ पैदा किया, और उसके बाद जो उसका दूध वो पीती है ना, वो जो काफ पीता है, तो उस वक्त पे वो जो दूध दे रही है आपकी काऊ, उसी को हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, उसी वक्त पे आपने देखा होगा कई बार अगर हम दूध लेने जाते हैं, कोई भी अगर ऐसे जाता है जो कि सीधा जहाँ पर गाय भैंस रहती हैं शेल्टर्स में जाते हैं, वहाँ पर ऐसे दूध मिलता, मतलब आप लोग जाते होंगे है ना, तो आप कभी लोग सुनते होंगे कि अच्छा अभी इस गाय ने बछड़ा दिया है, अब ये दूध देना शुरू करेगी, है ना। तो उस वक्त पे जो उसका दूध आ रहा है, अगर आप काऊ के दूध की बात करो तो थोड़ा पतला होता है, येलोइश होता है। तो ये लैक्टेशन पीरियड है, ये वो टाइम है जिस वक्त पे दूध देने वाली है वो गाय, है ना। क्यों? क्योंकि अभी उसने एक बर्थ दिया है काफ को, एक बछड़े को। ठीक है, वो लैक्टेशन पीरियड होता है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ अलग अलग रख दिया है, लिखा दिया है कि वी हैव इंडियन काऊ, वी हैव इंडियन बफेलोज। तो उनका साइंटिफिक नेम यहाँ मेंशन्ड है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ एटलीस्ट यू शुड नो। सो अब अभी होता क्या है, अब जैसे सपोज हमें डिफरेंट देखो, जब भी हम दूध लेने जाते हैं ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, इस चीज़ का कंपटीशन देखा होगा कि अगर हम पैकेट वाला दूध खरीदते हैं उसका कुछ अलग रेट है, हम अपनी एक जगह से कोई दूध ले रहे हैं उसका कुछ अलग रेट है, कोई और किसी और शहर से में दूध ले रहा है तो उसका थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो वहाँ पे ये सब डिफरेंस क्यों आता है? देखो, दूध तो सिंपल दूध है, गाय भैंस नहीं देना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। बट देन बात आती है कि हमारी जो गायें हैं, है ना, वो कौन सी ब्रीड की गायें आप लोगों ने ला के रखी है, कौन से किनको आप नर्चर कर रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉरेन काऊ है, ठीक है, वी हैव इंडियन काउज ऑल्सो। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ब्राउन स्विस की, ब्राउन स्विस बहुत कॉमन है जिनको इंपोर्ट करके लाया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मैं इंडियन काउज की बात करूँ तो वहाँ पर क्या करा जाता है, इनको ब्रीड करवा दिया जाता है, क्रॉस ब्रीड। तो उससे क्या होगा, अगर मुझे चाहिए कि मेरे को अपने इंडियन काउज की कुछ अच्छी हेल्थ है उनकी, या फिर अगर मैं ब्राउन स्विस की बात करूँ तो दे आर नोन फॉर देयर हेल्थ, दे आर नोन फॉर देयर बॉडी, दे आर नोन, ठीक है, तो उनसे मुझे वो ट्रेट मिल जाएगा। तो ये क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है सो दैट हमें वो ट्रेट्स मिल सके, हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सके और कुछ अच्छा क्वालिटी का दूध या उससे बने प्रोडक्ट्स आपको मिल सके, जिनका रेट ऑब्वियसली, क्योंकि गाय को बाहर से लाया गया है तो आपको पता है ना कि अपने आप ही रेट को राइज कर दिया जाता है, ठीक है। सो नाउ दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स, जो अलग अलग तरीके से कैटल फार्मिंग का ही ये एक तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स।
अब बात आती है कि इनका फूड रिक्वायरमेंट कैसे होगा। देखो, अगर मैं बात करती हूँ फूड रिक्वायरमेंट की, अगर आप और मैं इस वक्त पे बात कर रहे हैं कि ठीक है हम गाय का दूध पीते हैं, हम भैंस का दूध पीते हैं, तो आप बोलोगे कि तो मैम फिर हमें देखना पड़ता होगा ना कि इनको क्या खिला रहे हैं, बिकॉज उतना ही अच्छा दूध वो देने वाली है ना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। तो यही बात हो गई है कि उनका जो खाना है, जैसे आप लोग देखते होंगे हम सबके घरों में एक आदत बनी होती है कि कुछ अगर हमने सबसे पहले एक रोटी बनाई है अपने घर में, तो एक सबसे पहली रोटी निकाल देते हैं जो कि हम गाय को देकर आ रहे हैं, है ना। या फिर जितनी भी पीलिंग होती है, जितना भी हमारे घरों में से सब्जियों का पील करा है हमने, उसके जो छिलके हैं उसको हम गाय के आगे डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जिससे कि उनको अच्छा खाना मिल सके और उसी खाने से जो वो दूध देने वाले हैं, जो कि उनकी बॉडी में यूज़ होने वाला है, वो अच्छा निकले। सो एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि उनका जो डेयरी प्रोडक्ट हम यूज़ करने वाले हैं उसके हिसाब से उनको खाना खिलाया जाए, उनको न्यूट्रिशन दिया जाए। दूसरा आता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट का मतलब है, देखो अब शरीर है तो वो अपनी मेंटेनेंस मांगेगा, वो अपनी टाइम मांगेगा, है ना, हेल्थ मांगेगा। तो उसको आप कितना हेल्दी खाना दे रहे हो जिससे वो डिसीज फ्री रहे, हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, है ना, लंबा जीने के लिए। तो ये हमारे दो फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक बार यहाँ पर मेंशन भी किया है। एक होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट्स और एक आपके होंगे मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। सो फॉर दिस देयर फीड इंक्लूड, इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका जो खाना है उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले है रफेज। अब रफेज क्या है? रफेज जो मैंने आपको भी पीलिंग बोला था ना कि आपने खीरा काटा है, आपने गाजर काटी है, आपने मूली काटी है, आपने आलू छीला है, तो उसका जितना भी आपने छिलके निकाले हैं वो आप दे देते हो, तो वो बेसिकली रफेज हो गया। ठीक है, रफेज क्या होता है? सैलेड जिसे कहते हैं, हमारी भाषा में वो सैलेड है क्योंकि हम लोग तो खीरे को छील के खा रहे हैं या फिर उसको कट करके खा रहे हैं, बट वो तो उसका छिलका खा रहे हैं ना, तो ये उनका रफेज हो गया। ठीक है, वो फाइबर में रिच होता है, सो हाँ वो प्रोवाइड करा जाता है। द अदर थिंग इज जो कंसंट्रेट्स। अब कंसंट्रेट्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जो कि फाइबर में तो कम है यानी कि लो है, बट उनको अदर न्यूट्रिएंट्स में वो रिच है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन। प्रोटीन मिलेगा कैसे? जब तक दोगे नहीं, है ना। आप उनसे प्रोटीन तो ले रहे हो, आप उनसे दूध तो ले रहे हो, दूध से पनीर बना रहे हो, घी बना रहे हो, तो प्रोटीन्स तो आप बना रहे हो, बट उनको देना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर वो बात आती है कंसंट्रेट्स की। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम अपने गाय भैंसों को दिया जाता है फॉर द गुड हेल्थ, फॉर द गुड मिल्क, है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं उनके डिसीजेस की। अभी तक हमने देख लिया कि उनको खाना क्यों देना है, फिर हमने देख लिया कि उनको खाना क्या देना है। अब हम देखेंगे कि इनके साथ भी कुछ डिसीजेस रहती हैं और वो क्या टाइप है, क्यों होता है। ठीक है, सो पैरासाइट्स ऑफ कैटल। पैरासाइट्स मतलब है इंटरनल पैरासाइट्स भी कुछ होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी होते हैं। एक्सटर्नल से मैं आपको याद दिलाती हूँ, कभी भी अगर बहुत नज़दीक से देखा है ना आपके घरों में या आपके आसपास अगर गायें हैं या कुछ भी, तो आप देखोगे कि कई बार क्या करते हैं डॉक्टर्स, वेट के पास अगर आप जाते हो ना, तो उनकी स्किन को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, नहलाते हैं टाइम टू टाइम, है ना, उनको बात दिया जाता है। सिमिलरली आपने ये बंदरों के साथ, मतलब मंकीज़ के साथ, डॉग्स के साथ तो अच्छे से देखा होगा कि जुएँ हो जाती हैं या फिर कुछ भी कीड़े लग जाते हैं, तो ये सेम चीज़ किसके साथ होती है? आपके कैटल्स के साथ भी होती है। ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल पैरासाइट, यानी कि वो कीड़े जो कि एक्सटर्नली उनको कहीं ना कहीं पर हार्म पहुंचाते हैं। तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली उनकी स्किन पे रहने वाले हैं और स्किन से जुड़ी बीमारियां उनको फैलाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इंटरनल पैरासाइट्स की, तो इंटरनल पैरासाइट्स तो वही हो गए कि जैसे मेरा पेट खराब होता है वैसे गाय या भैंस का भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारी आंतों में दर्द होता है, खाना नहीं पच रहा है, दर्द है आज, जैसा भी जो भी सिनेरियो हम ह्यूमन बींग्स के साथ रहता है, वही सेम चीज़ आपके गाय भैंसों के साथ भी होगी। तो वो आपके इंटरनल पैरासाइट्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल वर्म अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अगर वर्म्स होते हैं तो वो इनके पेट को या इनकी आंतों को, इंटेस्टाइन को कहीं ना कहीं पे अफेक्ट करते होंगे। इसी तरीके से अगर मैं फ्लूक्स की बात करती हूँ तो वो क्या डैमेज पहुंचाते हैं? टू दी लिवर। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं। अब इनके साथ ऐसा नहीं है, ये हमसे बहुत अलग नहीं है। जिस तरीके से माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरस,
फंगस है ना, इनसे बीमारियां हमें हो सकती हैं, तो वो इन्फेक्शियस डिसीजेज हमारी कैटल्स को भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द डिसीजेज विच आर स्प्रेड विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब बहुत डिटेल में देखो, हमें इसके नहीं जाना है, जितना भी आपके बुक में पैराग्राफ फॉर्म में था ना, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे दिया है, मैं साइड हो जाती हूँ, यू कैन इवन टेक दी स्क्रीनशॉट। बस इतना पढ़ो, बस इतना लर्न करो, इससे एक स्टेप ना ही आगे ना ही कम, ना ही प्लस ना ही माइनस, ठीक है। कुछ और नहीं पूछा जाएगा एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। क्लियर है? चले, आई होप अब आप लोगों ने इसको संभाल के रखो, छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स अपने फ़ोन में रख लोगे, फेवरेट्स में रख लोगे। देखो, हाइड करना बहुत आता है, हम सबको आता है, बहुत सारी फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में रखी जाती हैं, तो ये थोड़ी काम की भी रख लिया करो, लैपटॉप में कर रहे हो, फ़ोन से कर रहे हो, जिस मर्जी तरीके से कर रहे हो, अपने पास रखो। एंड में जब एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप देख रहे हो है ना, तो वो जो रिवाइज करने में बहुत काम आता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अभी हमारी बात हो गई है कैटल फार्मिंग को लेके, सारे पॉइंट्स, उनका खाना, उनको क्या देना है, क्यों खाना है, उनकी डिसीजेस क्या हैं, किस तरीके से उनको रखा जाता है, ये सब कुछ हमने समझ लिया है। अब आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट काइंड विच इज़ पोल्ट्री फार्मिंग, आई गेस, ठीक है ना। सो आई होप टू सी यू गाइज वेरी सून। अप टिल देन एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।